नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं वर्ग दसम बायोलॉजी की पहला चैप्टर जीव प्रक्रम का टोटल ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सजीव के प्रमुख लक्षण है? स्थानांतरण, दूसरा है शोषण, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है इनमें सभी। दोस्तों याद रखिए, स्थानांतरण केवल मानव, जीव और जंतु में होता है। उसके बाद श्वसन लगभग सभी जीवों में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होते हैं। इनमें सभी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधा स्थानांतरण नहीं करता। इसलिए दोस्तों इसका मेन आंसर होगा ऑप्शन ख, यानी शोषण। शोषण शोषण सभी जीवों में होता है, इसलिए यह सजीवों का सार्वभौमिक लक्षण है। स्थानांतरण सभी जीवों में नहीं होता है, जैसे सभी पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीवों में होता है, सभी सजीवों में नहीं होता। इसलिए शोषण याद रखिएगा, शोषण सभी सजीवों में होता है। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? क, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव दर्भ, इनमें कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, सजीव के सारे लक्षण जीव दर्भ में पाए जाते हैं। ऑप्शन ग, जीव दर्भ। जीव दर्भ कोशिका का जीवित भाग होता है। सभी जैविक क्रियाएं जैसे वृद्धि, श्वसन, विभाजन आदि इसी में होता है। दोस्तों आप याद रखिएगा, वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी संरक्षण होता है, वह क्या कहलाता है? पोषण, शोषण, जनन, जेव प्रक्रम। दोस्तों आप याद रखिएगा, उसे हम जेव प्रक्रम कहते हैं। जेव प्रक्रम जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं जैसे पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन को सामूहिक रूप से जेव प्रक्रम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? दोस्तों याद रखिएगा, वह पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, कवक भी अपना नहीं बनाते हैं। सभी जीव जैसे आप लोग, हम लोग, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, लेकिन हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे हम स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? दोस्तों याद रखिएगा, CO2, HO2, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल। दोस्तों याद रखिएगा, CO2 ग्रहण करता है हरे पौधे, H2 भी ग्रहण करता है, क्लोरोफिल भी ग्रहण करता है, इसलिए वह जो है उत्पाद करता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 और H2O से ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गोबर छत्ता निम्नलिखित में से किस प्रकार का पोषण है? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृत जीवी पोषण, इनमें कोई नहीं। दोस्तों मैं पोषण के टॉपिक में बताया था कि गोबर छत्ता को मृत जीवी पोषण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ग। मशरूम मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसका पोषण मृत जीवी पोषण कहलाता है। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? याद रखिएगा, पौधे में कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल वर्णक को, रंध्रों को, सभी कोशिकाओं को, परिवहन ऊतकों को। दोस्तों आप याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वही सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन क, क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैस में आपको आता है CO2 और O2। आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, इनमें कोई नहीं। पत्तियों में अवस्थित रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन ग, पत्तियों में स्थित रंध्र। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, इन्हीं से CO2 और O2 अंदर बाहर आते हैं। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डेटाइन, इनामेल, मज्जा, गुहा, अस्थि। दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य दांत का सबसे ऊपरी भाग इनामेल होता है। इनामेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और यह दांत की बाहरी सुरक्षा परत पर बनता है। लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव करता है? पेरोटिड ग्रंथि, यकृत जठर ग्रंथि, आंत। दोस्तों आप याद रखिएगा, लार जो होता है वह पेरोटिड ग्रंथि का स्राव करता है। पेरोटिड ग्रंथि, लार का निर्माण लार ग्रंथियों द्वारा होता है। इनमें टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च यानी भोजन के पाचन को शुरू करता है।
इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, पीत। दोस्तों याद रखिएगा, जठर रस जो होता है वह पीत का स्राव नहीं करती है। पीत। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजन होते हैं। पीत का निर्माण यकृत में होता है और यह छोटी आंत तक पहुंच जाता है, इसलिए यह जठर रस का भाग नहीं है। इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? ड्यूओडिनम, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी। कोलन, जेजुनम, इलियम। दोस्तों याद रखिएगा, छोटी आंत के मुख्य 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इसमें कोलन जो है यह छोटी आंत का भाग नहीं है। कोलन। मनुष्य की छोटी आंत के केवल 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, जबकि कोलन बड़ी आंत का लंबा भाग है, छोटी आंत का नहीं। इनमें कौन अवशेषी अंग है? ऑप्शन क ऊपरीगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अपेंडिक्स, अनुप्रस्थ कोलन। दोस्तों आप याद रखिएगा, अपेंडिक्स को अवशेषी अंग कहा जाता है, क्योंकि आज के समय में बहुत आदमी इसे शुरुआती दौर में निकाल के हटा देते हैं शरीर से। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बड़ी आंत के प्रारंभ भाग से जुड़ी एक छोटी उंगली जैसी नली होती है। इसे अवशेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पूर्वजों में यह पौधों के रेशेदार भोजन को पचाने में अधिक उपयोगी माना जाता था। आधुनिक मनुष्य में इसका वह मूल कार्य लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए बिहार बोर्ड और NCERT स्तर पर इसे अवशेषी अंग माना जाता है। मनुष्य में पाचन की क्रियाएं कहाँ से स्टार्ट होती है? दोस्तों मनुष्य को बोला गया है, मुख गुहा से, ग्रासनली से, अमाशय से, यकृत से। दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग का पाचन मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। हम लोग यहीं से चबाना स्टार्ट कर देते हैं, भोजन को टुकड़ा टुकड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। मुख गुहा। मुख में लार के टाइलिन एंजाइम द्वारा स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है, यानी स्टार्च मतलब भोजन। इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? म्यूकस कोशिकाएं, जैमोजिन कोशिकाएं, मूल पित्तवाहिनी, अम्लजन कोशिकाएं। दोस्तों जठर रस का इसमें मुख्य भाग जो होता है वह मूल पित्तवाहिनी नहीं है। मूल पित्तवाहिनी। जठर ग्रंथि में म्यूकस कोशिकाएं, जैमोजन कोशिकाएं तथा ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं होती है। मूल पित्तवाहिनी जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है? दोस्तों आप जानते हैं कि भोजन और श्वास नली एक ही जगह होता है, लेकिन किसके कारण भोजन श्वास नली में नहीं जाता है? कंठ द्वार के कारण, एपिग्लोटिस के कारण, ग्रसनी के कारण, ग्रास नली के कारण। दोस्तों एपिग्लोटिस के कारण श्वास नली में भोजन नहीं जाता है, याद रखिएगा। एपिग्लोटिस के कारण भोजन निगलते समय एपिग्लोटिस श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। छोटी आंत के भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? काइम, सक्कस एंटेरिक्स, मल, चाइल। दोस्तों भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद तुरंत वह मल नहीं बनता, याद रखिए वह चाइल में बदल जाता है। चाइल। पाचन पूर्ण होने के बाद छोटी आंत में बना दूधिया द्रव चाइल कहलाता है। निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद, न्यूक्लियस, भोजन रसदानी, कोशिका मुख। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि अमीबा जो होता है वह कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण, अपघटन। ऑप्शन होगा बहिष्करण। अमीबा में अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन होता है, बहिष्करण पोषण की प्रक्रिया में नहीं आता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? कूटपाद में, भोजन रसदानी में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव में। दोस्तों आप याद रखिएगा, अमीबा का भोजन का पाचक अंगक है, भोजन रसदानी में होता है। भोजन रसदानी। भोजन रसदानी में पाचक एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? भोजन रसदानी द्वारा, सिलियों द्वारा,
कोशिका मुख द्वारा, केंद्रक द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, पैरामीशियम जो होता है वह कोशिका मुख द्वारा अपना भोजन अंतःग्रहण करता है और शरीर के अंदर ले जाता है। कोशिका मुख पैरामीशियम में भोजन का ग्रहण करने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि सीलिया भोजन के कणों को पानी के साथ कोशिका मुख की ओर ले जाती है। कोशिका मुख के माध्यम से भोजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, यही वास्तविक अंतःग्रहण है। इसके बाद भोजन भोजन रसदानी में पहुंच जाता है, जहां उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। दोस्तों मैंने आपको ये बहुत सुंदर से बताया हुआ है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, याद रखिएगा। 8 से 10 मीटर। एक वयस्क मनुष्य की पूरी आहार नाल की लगभग 8 से 9 मीटर लंबी होती है। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान किस अंग द्वारा यानी किस रचना की मदद से मिलता है? दोस्तों आप अगर खाते हैं, आपको स्वाद का पता कैसे चलता है? दांत से चलता है, लार ग्रंथि से चलता है, स्वाद कलियां से चलता है, दांत की मज्जा गुहा चलता है। दोस्तों स्वाद कलियां यानी जीभ, स्वाद कलियां को जीभ कहा जाता है, इसलिए स्वाद कलियां के द्वारा हम किसी भी स्वाद का आनंद लेते हैं। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दंत अस्थिज है, मज्जा गुहा, डेटाइन, दंत प्लांक। दोस्तों दांतों को अगर आप अच्छा से साफ नहीं करते हैं, उस पे जो एक परत बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दंत प्लांक कहते हैं। अगर आप दांत साफ नहीं करेंगे तो दांत के ऊपर दंत प्लांक आपको आपके दांत को कवर कर लेगा। दंत प्लांक दांतों की ठीक से सफाई न करने पर बैक्टीरिया की चिपचिपी परत बन जाती है, जिसे दंत प्लांक कहते हैं। इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। तो आप याद रखिएगा, कन्या से लार ग्रंथि नहीं होती है, बाकी ये सब लार ग्रंथि है। मुख की लार ग्रंथि पेरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल है, अग्न्याशय लार ग्रंथि नहीं है। आशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? दोस्तों ऑप्शन क सल्काव एपिथेलियम कोशिका, क्यूबाइडल एपिथेलियम कोशिका, पक्षमल एपिथेलियम कोशिका, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। आमाशय की दीवार जो होता है वह स्तंभ आकार का होता है, याद रखिएगा, स्तंभा आकार। दोस्तों आमाशय की भीतरी सतह सरल स्तंभाकार उपकला से बनी होती है। इन कोशिकाओं का कार्य म्यूकस का स्राव करना, जो आमाशय की भीतरी दीवार को HCl और पेप्सिन में बचाता है। आमाशय की विभिन्न ग्रंथियों के निर्माण में सहायता करता है। आमाशय की दीवार में होने वाला घाव निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है? अम्लीय स्राव, गैस्ट्रिक लाइपेज, सक्रिय पेप्सिन, म्यूकस। अम्लीय स्राव ज्यादा होता है, इसलिए वहां घाव हो जाता है। यह घाव यदि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का अत्यधिक स्राव होता है तो यह आमाशय की भीतरी परत को नुकसान पहुंचाकर पेप्टिक अल्सर उत्पन्न कर देता है। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा गिल्स रॉ में बदल देता है? सक्रिय पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इनवर्टरेज। दोस्तों वसा को इस दोनों में बदलने के लिए लाइपेज ही मुख्य सक्रिय निभाता है। लाइपेज वह पाचक एंजाइम है जो वसा को वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल में तोड़ता है। मानव आहार नाल की किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ऑप्शन इसमें क ख ग में कौन सा होगा? दोस्तों आप याद रखिएगा कि छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। छोटी आंत मानव शरीर में छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। यही भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? दोस्तों आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लास्ट में, इससे आप मत समझिए, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अग्न्याशय, यकृत, जठर ग्रंथि, पेरोटिड। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होता है, आप याद रखिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज वर्ग दसम के सब्जेक्ट बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी जीव प्रक्रम पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक अगले नए एजुकेशन वीडियो के साथ।